हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अम्बेडकर एजुकेशन मिशन की क्लासेस में। अपने वर्ल्ड जियोग्राफी कर रहे हैं और इनको आगे बढ़ाते हुए अपने आगे की चर्चा करते हैं। इससे पहले बड़ा ही पिछली जो क्लासें हैं रोचक हैं। आपको उसके अंदर पता चला कि चंद्रमा है जो कैसे कलाएं करता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो उसमें देखिए दोस्तों, कुछ चीजें जब मैं क्लास समझाता हूं तो कुछ चीजें हैं जो रह जाती हैं, ठीक है, उनको आज अपने कवर कर जाएंगे। और साथ में जो आज मेन क्लास है वो है ज्वार भाटे की। देखिए ज्वार भाटा आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, और आप दोनों के एक साथ बोलते हैं, हाँ बोलना भी चाहिए। लेकिन आज हम समझेंगे कि ज्वार और भाटा दोनों क्या है, किसे ज्वार कहते हैं, किसे भाटा कहते हैं और ये क्यों आता है, क्या कंडीशन है। इससे पहले जैसे कि अपने बड़ा डिटेल से समझा है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, जैसे इन चीजों को अपने समझा है तो इनको भी आगे समझते हुए चलेंगे। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने इससे पहले मेरी जितनी भी कक्षाएं देखी हैं आप इनको इत्मीनान से देखिए और देखने के बाद आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसके जो वर्ल्ड जियोग्राफी के जो क्वेश्चन है उनको देखिए। आप मेरी क्लासें देख के आप फिर उन क्वेश्चनों को देखिए, या फिर ऐसा भी कर लीजिए, आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, आप फिर क्लास को देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं करवा रहा हूं आपको इसमें से काफी बेहतर चीजें मिलेगी जितना मैंने करवा दिया, जो टॉपिक मैंने करवाया आज तक उसमें से। और फिर भी आपको अगर टेस्ट करना है तो आप देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एसएससी चैनल है जो उत्कर्ष का, उसके ऊपर वर्ल्ड जियोग्राफी है, उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको देखो और फिर डिसाइड करो, जैसे कि मैं क्लास लगा रहा हूं, आप डिसाइड करो कि क्या आपको ये मेरी क्लास से अच्छे से लगाने के बाद, देखो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अच्छे से लगाने की बात कह रहा हूं, है ना। अच्छे से ऐसा तो हो ना कि आपने ढंग से क्लास लगाई नहीं हो फिर आप रिजल्ट निकाल रहे हो कि कैसे क्लास में सर पढ़ा रहे हैं। आप पहले मेरी क्लास अच्छे से देखो, फिर आप उन क्वेश्चनों को हल करके देखो, खुद हल करके देखो, ठीक है। जो मैं आपको क्लास बता रहा हूँ एसएससी उत्कर्ष ऐप है, उत्कर्ष चैनल है यूट्यूब पर, उसके ऊपर आप उनके क्वेश्चनों को देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि काफी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। अगर वो 30 में से आपके 28 क्वेश्चन सही होंगे, ये मेरा वादा है आपसे, पहले आप लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो अपनी क्लास के बारे में थी। इसका मतलब ये है कि हम क्लास को बड़े ध्यान से समझते हुए चल रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ें आगे भी, और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं। जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो सभी चीजें मैं आपको समझा दूं, मेरा यही प्रयास रहता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा, मेरा यहाँ वादा है। और दूसरी बात, आपको रुचि भी पैदा हो जाएगी जियोग्राफी के अंदर, आपकी रुचि पैदा करना मेरा काम है। देखो रुचि पैदा अपने आप होगी, हम एक छोटी छोटी चीज को समझते हुए चलते हैं, हर चीज को समझते हैं कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है। जब हम क्यों, क्या, कैसे का जब पता लगा लेते हैं तो सभी चीजें अपने आप ही हल हो जाती हैं। तो हम इसी ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने क्या क्या पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण पढ़ चुके हैं, चंद्र ग्रहण इनको बहुत ज्यादा होगी, चंद्र ग्रहण, ठीक है। हाँ, सूर्य ग्रहण हम पढ़ चुके हैं वैसे तो, कि लगता कैसे है, इसका कारण जान चुके हैं, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है ये आज अपने जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि सूर्य ग्रहण है ये तो अपने समझ लिया था कि क्या है, और आज अपने देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। देखिए एक तो होता है पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि पार्शियल सूर्य ग्रहण, ठीक है। और देखिए ये है तो एक ही चीज, ठीक है, सूर्य ग्रहण ही है, लेकिन इसके प्रकार हैं। ये आपको मैं समझाऊंगा कि कौन कौन से प्रकार है। देखिए पहला प्रकार क्या है, पार्शियल है, ठीक है। पहला प्रकार कौन सा है, पार्शियल है। दूसरा है एनुलर, कौन सा, एनुलर सूर्य ग्रहण,
है एक ही चीज है ये, ठीक है। मैं आपको अभी समझा दूंगा, एक बार आप इसके नाम नोट कर लें कि जो सूर्य ग्रहण है ये कौन कौन से होते हैं। पार्शियल होता है, एनुलर होता है और एक होता है टोटल। इससे आपकी सारी की सारी बातें हल हो जाती हैं एक ही शब्द से, ठीक है। कितने बताए मैंने, पार्शियल, एनुलर और टोटल। देखिए आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। पार्शियल को देखिए आप, ठीक है। पार्शियल को देखिए, ये सूर्य को कितना ढक पा रहे हैं, है ना। पार्शियल का मतलब होता है जब सूर्य के कुछ भाग को ढके, क्या, जब सूर्य के कुछ हिस्से को ढका जाए तब उसे क्या कहते हैं, पार्शियल कहते हैं। अब देखो, अब वीडियो की तरफ आते हैं, आप समझिए, ठीक है। हम उसी उदाहरण से चलेंगे जैसे कि मैं पीछे आपको समझा चुका हूं। अब आप मेरे चेहरे की तरफ देखें, मैं सूर्य हूं और जो कैमरा है वो क्या है, पृथ्वी है। देखिए ग्रहण पृथ्वी की तरफ से ही लगता है, ठीक है। अब देखिए आप पृथ्वी की तरफ हैं, आप पृथ्वी हैं, पृथ्वी से मुझे देख रहे हैं, ठीक है। मैं सूर्य हूं। अब क्या होगा, चंद्रमा आएगा हमारे बीच में। जब चंद्रमा हमारे बीच में हल्का सा, क्या, हल्का सा प्रतीत हो रहा है हमारे और आपके बीच में, हल्का सा जब प्रतीत हो रहा है तो ये क्या है, कौन सा, सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जरूर है, लेकिन ये कौन सा है, पहला कौन सा बताया मैंने, आप देखिए कौन सा है, पार्शियल है। कहने का मतलब जब सूर्य को हल्का सा जब ढका जाता है तो वो कौन सा कहलाता है, पार्शियल कहलाता है। अब देखिए, अब ये आगे और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा ढक लिया। अब फिर भी कुछ हिस्सा क्या है आपको मेरे चेहरे का दिख रहा होगा, फिर भी दिख रहा है ना, थोड़ा हिस्सा आपको दिख रहा होगा। तो ये कौन सा है, एनुलर। ये कौन सा है, एनुलर है। कहने का मतलब जब सूर्य का कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा हो फिर भी ये कौन सा है, एनुलर है। जब पूरा का पूरा ढका जाएगा, देखिए जब पूरा का पूरा ढका जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, टोटल, टोटल एक्लिप्स, है ना। तो ये बात आप समझ चुके होंगे, समझ गए ना आप। कहने का मतलब है पार्शियल वो स्थिति है जब सूर्य को हल्का सा ढका जाए, और एनुलर कौन सा है, उससे थोड़ा ज्यादा ढका जाए, और टोटल कौन सा है, पूरा का पूरा ढका जाए। तो ये क्या था, सूर्य ग्रहण था। ये क्या था, सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण के प्रकार थे, है ना। स्थिति थोड़ी सी आपको मैं समझा देता हूं फिर भी। ये सूर्य था हमारा, ठीक है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी। कहने का मतलब जब पूरी तरह से चंद्रमा इसको ढक लेगा तब टोटल एक्लिप्स लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात अपने समझ में आ चुकी है। ये बात रही थी थोड़ी सी पिछली क्लास की। अब देखिए, अब चलते हैं अपने किसकी तरफ, चंद्र ग्रहण की तरफ। दोस्तों हुआ क्या है कि हम बोर्ड लेके आए थे नया, ठीक है। तो हम तो बड़े ही दिल से लेके आए, लेकिन ये बोर्ड बड़ा ही बेकार निकल गया। इसका बड़ा दुख होता है। अभी लेके ही आए हैं और इसके ऊपर स्क्रैचेस इतने पड़ चुके हैं, ऐसा लगता है जैसे 10 साल पुराना हो। हम इसको धोके फिर ही क्लास स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये आपको काला दिखाई देता। इसके ऊपर से अच्छे से साफ भी नहीं हो पाता है। तो अगर आप बोर्ड लेके आना चाहते हैं ध्यान दें, अच्छा बोर्ड होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से जांच करके लेके आए, हमारी तरह ना करें आपको। चलिए, तो हम बात कर रहे थे उसके बाद चंद्र ग्रहण की कलाओं की, ठीक है। वो सभी चीजें अपने समझ चुके हैं, चंद्र ग्रहण की कलाएं क्या क्या है, ठीक है। ये सभी चीजें अपने अच्छे से की थी। अब देखिए, 2 शब्द और आ सकते हैं, ठीक है। 2 शब्द आ चुके हैं जो रह चुके हैं पिछली कक्षा में। ठीक, जब मैं समझाता हूं ना तो कुछ चीजें फिर भी समझाते समझाते हैं 1-2 पॉइंट है वो रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी पॉइंट एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आप इत्मीनान से क्लास लगाते रहे, कुछ भी हो पॉइंट एक भी नहीं छोड़ेंगे अपने। लंबी हो जाएगी क्लास, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे भी लगता है कि लंबी क्लास हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पॉइंट एक भी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है छोटी लगा लेंगे, बस इतना ही है ना। हाँ, ये सूर्य, ठीक है, और ये क्या है, पृथ्वी, ठीक है। अब इनके बीच में इधर क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। जब इसकी रोशनी पड़ती है, ठीक है, जब इसकी रोशनी पड़ती है तो 2 प्रकार की छाया बनती है। किसके ऊपर, चंद्रमा के ऊपर। किसके ऊपर छाया, किसके ऊपर पड़ेगी भाई, चंद्रमा के ऊपर। स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी इधर है तो
छाया किसके ऊपर पड़ेगी? चंद्रमा के ऊपर। देखिए, एक तो होती है गहरी छाया, एक तो होती है कौन सी? यहां पर गहरी छाया, कहने का मतलब फुल गहरी, है ना। जैसे अब देखो ज्यादा अंधेरी रात हो गई है, इसका मतलब क्या है? ज्यादा गहरी छाया पड़ चुकी है पृथ्वी के ऊपर। इसका मतलब ये है ना, जब आप देखिए शाम हो जाती है, लगभग शाम सी होती है, 7 से 8 बजे का जो टाइम होता है ना, यानी कि सूरज बिल्कुल छप जाता है और हमारे ऊपर छाया होती है, कौन सी होती है? हल्की छाया। कौन सी होती है? हल्की। शाम के टाइम जैसे टाइम बीतता जाता है तो वो गहरी होती जाती है ना। तो देखिए, जो हल्की छाया है ना, जो हल्की और गहरी है, इनको नाम लिए जाते हैं। एक तो बोला जाता है पेनुम्ब्रा और एक बोला जाता है अम्ब्रा। कौन सी? एक पेनुम्ब्रा और एक अम्ब्रा, ठीक है। तो अब देखिए इनमें फर्क, पेनुम्ब्रा क्या और अम्ब्रा क्या है। अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा हर किसी चीज का है। देखिए, मेरी भी आपको बोर्ड पे छाया दिखाई दे रही होगी, है ना। अब जो गहरी, आप देखिए दिखाई दे रहा होगा, जो बीच में है ये कौन सी है? अम्ब्रा है। और जो हल्की हल्की ऊपर दिखाई दे रही है वो कौन सी है? पेनम्ब्रा। अब आप समझ गए होंगे। देखिए, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा हर किसी चीज की क्या होती है? छवि होती है, कहने का मतलब छाया होती है, ठीक है। आप गौर से देखेंगे ना अपनी छाया को, कभी भी देख लेना चाहे गौर से, तो उसके ऊपर हल्की सी छाया जो होगी पेनुम्ब्रा होगी। एक तो हल्की होगी, एक गहरी होगी। आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तब आपको दिखाई दे जाएगी, है ना। और कभी कभी तो वैसे भी सीधा भी दिखाई दे जाती है अपने को। तो देखिए, जो चंद्रमा पर गहरी छाया है वो कौन सी है? अम्ब्रा है। और जो हल्की हल्की यहाँ पर छाया दिखाई दे रही है वो कौन सी है? पेनुम्ब्रा है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या है, ठीक है। तो हर चीज का अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा होता है। कोई भी चीज देख लीजिए उसकी छाया के अंदर, तो अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा आपको दिखाई दे रहा होगा छाया, ठीक है। यहाँ पे तो लाइट है, इसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो हर चीज का अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा होता है। अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा क्या है? अम्ब्रा और पेनुम्ब्रा छाया है। क्या है? छाया है। क्या है? छाया, ठीक, छाया। लेकिन किस प्रकार की छाया? अम्ब्रा कौन सी है? जो गहरी है ना, गहरी है। और ये हल्की, जो हल्की है वो कौन सी है? पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा और अम्ब्रा, यही इसके अंदर फर्क है। तो ये चीजें थी जो अपने को समझनी थी। अब देखिए, अब मेन गाड़ी अपने दौड़ाते हैं, ठीक है। ये चीजें दोस्तों आप समझ लें अच्छे से। तो मेरे ख्याल से देखिए, छोटे एग्जाम में तो वहां पे इतना गहराई से नहीं पूछा जाता, वहां पे तो बस यही पूछा जाता है कि इनका कर्म क्या है, इनके ग्रह कितने हैं, ये चीजें पूछ के आपसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो कुछ गहराई से क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। और एक के अंदर कारण दे देता है, एक के अंदर कथन और कारण दोनों चीजें दी होती हैं। वो पूछता है कि कथन का कारण सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीजें आप कब कर पाएंगे? ये आप तभी हल कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये चीजें आपसे हल नहीं होंगी, है ना। तो अपने को बस यही चीजें हैं, अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोशिश बस आपको करते रहना है, ठीक है। देखिए, अब जो अपने करेंगे आगे युति और व्युति, है ना। एक तो होता है युति, अरे भैया आप कह रहे होंगे सर हमने तो पहली बार सुना है। एक होता है युति और एक होता है व्युति। क्या होता है? एक व्युति। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। युति का मतलब क्या है? कंजक्शन। क्या? कंजक्शन। कंजक्शन, ठीक है। और एक ओपोजिशन, ठीक है। कंजक्शन और अपोजिशन। अब देखिए, अब आपको नाम तो बड़े मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देखो क्यों मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। देखिए, जब चंद्रमा क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है
कहने का मतलब आप केवल सूर्य को थोड़ा सा ध्यान में रखें। जब चंद्रमा सूर्य के पास में होता है, क्या, जब चंद्रमा, आप गौर से सुने, जब चंद्रमा सूर्य के पास में होता है तो वो क्या कहलाता है, युति। क्या कहलाता है, युति। कहने का मतलब कंजक्शन। क्या कहलाता है, कंजक्शन। जब यही चंद्रमा, आप देखिए, यही चंद्रमा सूर्य के उल्टी तरफ होता है, क्या, इसी दिशा से जस्ट ऊपर इस तरफ होगा, उल्टी तरफ होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपोजिशन। दोस्तों स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप केवल कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, ठीक है। व्युति, इसको क्या बोलते हैं, व्युति। ये अपोजिशन है, कहने का मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, व्युति, और इसको युति यानी कि कंजक्शन। जब चंद्रमा, ध्यान से सुने आप, जब चंद्रमा सूर्य के पास में होता है तो युति, अब इसका उल्टा क्या है, व्युति। अब इससे जस्ट उल्टा है यानी कि दूर है तो वो क्या कहलाएगा, व्युति कहलाएगा। अब इसका सर आप पूछिए कि सर इसका फायदा क्या है, हमें इसको समझना जरूरी क्यों है, तो ये भी समझाते हैं। जब हम ज्वार भाटे का अध्ययन करते हैं तो युति और व्युति में अपने को पता चलता है कुछ तथ्यों का, ठीक है ना। युति का मतलब ये होगा कि चंद्रमा कहाँ होगा, सूर्य के पास। व्युति का मतलब सूर्य से दूर, ठीक है ना, ये बात होगी। तो आप युति और व्युति समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब मेन टॉपिक क्या था हमारा, मैंने जैसे शुरू में बताया, मेन टॉपिक हमारा ज्वार भाटा था। क्या था, ज्वार भाटा। इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। ज्वार भाटे के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर उठाएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन देखना बेहद जरूरी है, जिससे कि आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलता है और आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा सुदृढ़ कर पाते हैं। तो ये बेहद जरूरी होता है, ठीक है। मैं आपको क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखे हैं क्वेश्चन और मुझे इस चीज का एहसास है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, ये भी पता है कहां से पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वही करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। आपको पता चलता रहेगा, जब आप धीरे धीरे करोगे ना जियोग्राफी मुझसे, तो आपको अपने आप ही एहसास हो जाएगा, अपने आप एहसास हो जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कहां तक आपको करवा रहा हूँ, है ना, कैसे करवा, आपको अपने आप आभास होगा। आप कहोगे कमेंट में कि सर आप अच्छा करवा रहे हैं, है ना, यही पूछे जा रहे हैं, यही से क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो मैं वही करवाऊंगा जहां से क्वेश्चन उठते हैं। देखिए ऑफलाइन भी क्लासें चलती रही है, पहले ऑफलाइन में क्लासें लगाता रहा हूँ जियोग्राफी की, ठीक है, और मैंने इस ढंग से करवाया है उसके अंदर कि क्वेश्चन जहां से उठेंगे क्वेश्चन वही करेंगे, और ऐसा नहीं कि फैक्ट करेंगे। मैं उनको समझाते हुए चला हूँ, हर एक चीज मैंने समझाई है, हर एक चीज समझाई है, डेल्टा से लेकर पठार, मैदान और रेगिस्तान कैसे बनते हैं, उनके प्रकार है वो कैसे बन जाते हैं, तो हर एक चीज मैंने बताई है कि किसका निर्माण क्यों होता है, क्या कंडीशनें रहती हैं, क्या मौसम रहता है, और ये मौसम क्यों बदल जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, तो हर एक चीज बताई है। यहाँ तक कि मैंने एक मौसम, कहने का मतलब मैंने एक मौसम या अक्षांश रेखा के आधार पर वहां का उद्योग, वहां की कृषि, वहां की फसलें भी बता दी हैं। मुझसे जिसने पढ़ा है ना, मुझसे पढ़े हैं जो बच्चे ऑफलाइन में, है ना, तो वो इस कंडीशन में रहते हैं कि यदि उनको ये पता हो ना, यदि उनको लोकेशन पता हो किसी भी देश की, तो वो बता देते हैं कि वहां पे घास कौन सा पाया जाता है, जानवर कौन सा पाया जाता है। तो इसी ढंग से आप भी पढ़ोगे, मैं आपको भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको लगने लगेगा कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो युति और व्युति आप समझ चुके होंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। पृथ्वी बनाते हैं, अब केवल सीधा ही चंद्रमा बनाऊंगा मैं, इसका वो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। एक ये कौन सी कंडीशन है, ये युति की और ये व्युति की, आपको ध्यान में रखना। चलो फिर भी मैं लिख देता हूं युति, ठीक है, और ये व्युति। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अपोजिशन, और इसको कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन और अपोजिशन की स्थितियां ज्वार भाटे के अंदर किस प्रकार कार्य करती हैं वो देखते हैं। देखिए ज्वार भाटा सबसे पहले ये समझते हैं होता क्या है और ये आता कैसे है, ठीक है ना। ज्वार भाटा है क्या, देखिए आपने समुद्र
देखे होंगे, टीवी में देखे होंगे, नहीं तो वैसे भी देखा होगा, उसके अंदर लहरें चलती रहती हैं, है ना। उसके अंदर क्या करती हैं, लहरें चलती रहती हैं इस प्रकार से। वो क्यों होता है, एक बार पीछे जाता है फिर एक बार आगे आता है। जो जल होता है महासागरों का, एक बार पीछे जाता है एक बार आगे आता है। तो कहने का मतलब जो ये स्थिति बन रही है महासागरों के अंदर, ये जल की आगे आने की, पीछे जाने की, आगे आने की, यही क्या है, ज्वार भाटा। थोड़ा सा अपने डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। ये महाद्वीप बना रहे हैं अपने, ठीक है। ये द्वीप है, ठोस द्वीप, ठीक। ये जल है, ये जल है। अब देखिए, जब ये जल एक बार तो यहां पे आता है, पूरा यहां तक आता है, पूरा यहां तक आता है, ठीक है। फिर ये पीछे हो जाता है, ये कहां चला जाता है, थोड़ा इससे पीछे चला जाता है, यहां तक आ जाता है। फिर ये आगे आता है, फिर ये आगे आता है, फिर ये पीछे चला जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे चला जाता है। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, ज्वार भाटा कहलाती है, जिसको बोलते हैं टाइड एंड ईव इंग्लिश में। देखिए, आप इंग्लिश टर्म जो है जरूरी वो मैं आपको बता दूंगा, जिनके हिंदी में जरूरी है नाम हिंदी में, और जिनका इंग्लिश में भी आपको याद रखना वो इंग्लिश में भी जरूर बताऊंगा, टाइड एंड ईव। देखिए, अब आप समझ चुके होंगे, कहने का मतलब जो लहरें आती हैं और पीछे जाती हैं उनको क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी कि जल पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये आता क्यों है। देखिए, आपको पता है सूर्य के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा के अंदर भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। सूर्य के अंदर गुरुत्वाकर्षण है और चंद्रमा के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण है। अब गुरुत्वाकर्षण है, अब देखिए, जो धरती है, पृथ्वी है, इसके ऊपर ऐसे किसकी परत है, सभी जगह तो ऐसी परत नहीं है, लेकिन अपने ऐसे एक बार मान के चलते हैं। ये किसकी परत है, ये जल की परत है। कहने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर क्या है, जल ही जल है। पृथ्वी का 71% हिस्सा किससे ढका हुआ है, जल से। कहने का मतलब पृथ्वी के ऊपर 71% क्या है, जल है। तो देखिए, जब ये 71% जल है, जो चीज ज्यादा बड़ी है, ठीक है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा लगता है। आपने ये नियम देखा होगा, आपको ये नियम तो पता है ना, जितनी ज्यादा भारी चीज उतना ही ज्यादा उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है ना। जितनी ज्यादा भारी चीज है उसके ऊपर, यानी कि जितनी ज्यादा है उसका द्रव्यमान, उतने उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण भी अधिक लगता है। तो जल का द्रव्यमान पृथ्वी के ऊपर ज्यादा है, अत्यधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है उसको आकर्षित कौन करेगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। किसको, पृथ्वी पर मौजूद जल को। ये बात आपको समझ में आई है ना, नहीं समझ में आई तो वीडियो बैक करके समझ लेना। कहने का मतलब कि जो इसके ऊपर जल है उसको आकर्षित कौन करता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करता है, जिसके कारण क्या आता है, क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। एक और रीजन है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से ज्वार भाटे का कारण क्या है, इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका और इसका। नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटे के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि पृथ्वी का घूर्णन ज्वार भाटे के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, अब होता कैसे है इसको समझते हैं। समझिएगा आप, ठीक है, इन चित्रों को देखिएगा, आप समझिएगा। जब चंद्रमा यहां पर है, यहां पर देखिए चंद्रमा भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है और सूर्य भी लगा रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण बल डबल हो गया ना इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर क्या हो गया, डबल गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और इसका भी, चंद्रमा का और सूर्य का। तो स्वाभाविक सी बात है, अब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण देखिए हल्का सा बनाएंगे अपने, इससे क्या होगा, जल थोड़ा इधर जाएगा, है ना। कहने का मतलब इनकी तरफ खिसकेगा ना जल, इनकी तरफ खिसकेगा। इधर युति की स्थिति में इसको क्या बोलेंगे, युति, यानी कि जब युति की कंडीशन होती है
कंजक्शन की कंडीशन होती है तब क्या होता है, उच्च ज्वार भाटा आता है, जिसको बोलते हैं हाई टाइड एंड ईब। कहने का मतलब हाई टाइड बोलते हैं क्या, जब यूटी की कंडीशन होती है, जब हाई टाइड आता है। और देखिए दोनों तरफ क्या आता है, टाइड आता है, दोनों तरफ क्या आता है, टाइड आता है। इसका रीजन भी है, देखो कि जब इस तरफ ज्यादा क्या होता है, खिंचाव होता है दोनों। अब देखो इसका ये जल है, ठीक है, इसके अंदर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या इसको बाहर आने नहीं देता है, ठीक है ना, और ये अपनी तरफ रखने की कोशिश करता है इस जल को। जब देखिए कोई खींच रहा है आपकी तरफ से, कोई कुछ चीज खींच रहा है और आपके अंदर भी शक्ति तो है ना, आप क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे ना, उसको खींचेंगे, है ना। नहीं तो यदि आप नहीं खींचेंगे तो चला जाएगा, वो बैलेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये जब ये दोनों क्या करते हैं, बल लगाते हैं जल के ऊपर, तो पृथ्वी भी उसको क्या है अपनी तरफ रोकने की कोशिश करती है। जब उसको रोकने की कोशिश करती है, जल भी आपको पता है विपरीत बल लगाता है। तो इधर भी क्या आते हैं, इधर इस साइड में क्या आते हैं, टाइड आता है, इस तरफ भी टाइड आता है और इस तरफ भी क्या आता है, टाइड आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इधर वाला जो टाइड है ये भी उच्च ज्वार है, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, है ना, गौर से सुनिएगा। ये ऐसी बातें नहीं है कि आप बस हल्के में ले लें, हल्के में लेने वाली चीजें नहीं है, इसको समझने वाली चीज है। यहां पर भी क्या होगा, उच्च ज्वार होगा और इस साइड में भी क्या होगा, उच्च ज्वार होगा। दोनों तरफ क्या होता है, उच्च ज्वार होगा। मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि ये भी खुद भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा ना, तो इसलिए क्या इस यानी कि युति की तरफ और व्युति की तरफ, दोनों की तरफ ही क्या होगा, उच्च ज्वार होंगे। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि युति और व्युति में से, युति और व्युति में से किस तरफ हाई टाइड आता है, तो जब इन दोनों का कंपैरिजन हो, ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों का कंपैरिजन हो तो युति की कंडीशन हमेशा क्या होती है, पावरफुल होती है। युति की कंडीशन देखिए, ये व्युति है ही नहीं, पहली बात इधर यहां पर व्युति है ही नहीं। व्युति क्यों नहीं है, व्युति इसलिए नहीं है, कारण ये है क्योंकि चंद्रमा तो इस तरफ है ना, चंद्रमा तो इस तरफ है, तो ये युति कहलाएगा। अगर इस तरफ होता तब ये व्युति होगा। कहने का मतलब, वैसे मैं बोल रहा हूं कि वहां पे भी तो जाएगा, वहां पर जाएगा लेकिन बाद में जाएगा। युति की कंडीशन में हमेशा ही, सॉरी, युति की कंडीशन में हमेशा ही उच्च ज्वार आते हैं, जिसे बोलते हैं हाई टाइड। क्या बोलते हैं, हाई टाइड बोलते हैं। अब अपने टाइड समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं, टाइड समझ चुके हैं, जिसको हम कहेंगे ज्वार। क्या कहेंगे, ज्वार समझ चुके हैं। तो आप पूछिए सर फिर भाटा कहाँ गया, भाटा भी भाई, भाटा उसे कहते हैं जब पृथ्वी का जो जल होता है वो कहाँ जाता है, पीछे जाता है। कहने का मतलब जल जब पीछे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा। देखिए इधर, जब जल पहले यहां था, अब जल यहां तक चला गया है, अब जल यहां तक चला गया। आप देखिएगा, जल पहले यहां था, अब यहां तक चला गया, तो ये कंडीशन जो है ये क्या है, भाटा है। अब देखिए इधर भी टाइड है, इधर भी टाइड है, कहने का मतलब यहां पर भी क्या है, ज्वार है और यहां पर भी ज्वार है। भाटा कहाँ है, इधर देखिए आप, यहां से जल क्या हो गया, जल की मात्रा कम हो चुकी है, क्योंकि इधर भी जल गया है कोई भी चीज की। अब ये देखिए, जब इसको मैं पहले ऐसे, जब मैं इसको खींचूंगा तो इधर से कम होगा ना, यहाँ से कम हो गया अपने आप ही। जब इसको ऐसे करूंगा तो वापस शेप में आ जाएगा, जब यहाँ से करेंगे तो बीच में से कम हो गया। तो यही कंडीशन होती है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, भाटा है, यहाँ पर क्या है, भाटा है। तो ये क्या था, ज्वार भाटा। इसमें देखो, ज्वार और भाटे को आप समझ चुके हैं, है ना। तो जब जल की मात्रा कम हो जाएगी जिस साइड में, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ज्वार या फिर भाटा। भाटा कहलाएगा। जहां जल की मात्रा कम हो जाएगी समुद्र में, वो क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है, जिसे बोलते हैं ईब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ईब बोलते हैं। जहां जल की मात्रा समुद्र में कम हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ईब बोलते हैं। देखिए अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी उठेगा कि सर हम जल तो समुद्र में भी, नदियों में भी है, कुएं में भी है, गिलास में भी हम जल को छोड़ सकते हैं, ठीक है।
जल झीलों में भी है, तो वहां पर ये ज्वार भाटा क्यों नहीं आता? अब देखिए वो मैं समझाता हूँ, आपके मन में क्वेश्चन तो होगा। देखिए अब मैं 2 लाइनें खींचूंगा, ठीक है, 2 लाइनें खींच दी, एक मैंने छोटी सी खींची। आप ये बताइए दोनों में से ज्यादा त्रुटियां, ज्यादा जल कहाँ पे उठ रहा है? यहाँ पे जल की मात्रा ज्यादा है ना, तो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि कहाँ जल ऊपर जा रहा है कहाँ नीचे। यहाँ पर बिल्कुल कम है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जल की मात्रा हिल भी रही है या नहीं हिल रही है। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल अपना काम जरूर करता है। यहाँ पर समुद्रों में हाई लेवल पे करता है, जो सागर होते हैं, सागरों में हाई लेवल का जल होता है तो हाई लेवल पे काम करता है, और हमें दिखाई भी दे जाता है। जो नदी कुएं वगैरह है वहां पर बहुत ही कम मात्रा में ये अपना प्रयोग करता है, और बहुत ही कम बल लगता है, इसलिए वहां पे अपने को दिखाई नहीं देता। लेकिन वहां पे भी ये काम जरूर करता है, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चुंबक है, आपने चुंबक देखा होगा, है ना, आपने चीजें उठा के देखी होंगी, जो बड़ी चीजें उनका तो अपने को वैसे ही पता चल जाता है कि इसको उठा रखा है। लेकिन आप देखेंगे उसके ऊपर, गौर से देखेंगे आप चुंबक के ऊपर, तो बिल्कुल बारीक कण उसके ऊपर चिपके होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब अपना उसने गुरुत्वाकर्षण का काम खुद किया, लेकिन अपने को दिखाई नहीं दिया। तो ये चीज है। अब देखिए हमने क्या समझा, युति और व्युति। कहने का मतलब इंग्लिश में भी बोलेंगे आप साथ साथ में, कंजक्शन एंड अपोजिशन। कंजक्शन की साइड में होता है, कंजक्शन जब चंद्रमा सूर्य की तरफ और अपोजिशन जब चंद्रमा उल्टी तरफ हो। अब देखिएगा जब चंद्रमा किस स्थिति में हो, व्युति की स्थिति में हो, तो यहां पर भी हाई टाइड होगा, यहां पर भी क्या होगा, हाई टाइड होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे यह पूछा जाए कि सूर्य और चंद्रमा में से, ध्यान से, सूर्य और चंद्रमा में से, दोनों में से ज्वार भाटे के लिए ज्यादा उत्तरदायी कारक कौन है? अत्यधिक, कहने का मतलब अत्यधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? आपको लगेगा कि सूर्य बहुत बड़ा है, इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सूर्य बहुत बड़ा है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी चंद्रमा से बहुत गुना, कई गुना ज्यादा है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि सूर्य हमसे काफी ज्यादा दूर है, करोड़ों प्रकाश वर्ष, करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। लेकिन चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है, लेकिन चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक है, तो चंद्रमा क्योंकि हमारे सबसे नजदीक है इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा काम करता है। कहने का मतलब कि सूर्य से ज्यादा ज्वार भाटे के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण का बल जो लगता है, किसका लगता है? चंद्रमा का लगता है। अब देखिए ये तो 2 मैंने कारण बता दिए ज्वार भाटे के। अब तीसरा कारण कौन सा है? कारण पूछे जाते हैं। तीसरा कारण पृथ्वी का है, वो कौन सा है? घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन भी क्या है? ज्वार भाटे का एक कारक है। आप नोट करते चले इन चीजों को, ठीक है ना। जैसे मैं करवा रहा हूं आपको, हो सकता है कि मैं सही ढंग से लिखवा भी ना, मतलब क्या लिखने की कभी कभी क्या हो जाती है कि नोट्स टाइम में नहीं लिख पाता, मैं आपको समझाने के टाइम में करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, है ना, जैसे आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपने हाथ से जो बने हुए नोट्स हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, उससे ज्यादा बेस्ट कोई भी नोट्स नहीं होता, ठीक है। तो घूर्णन मैंने क्या बताया कि घूर्णन भी एक तीसरा कारण है। पहला कारण क्या था? पहला और दूसरा सूर्य और चंद्रमा 2, और तीसरा पृथ्वी का घूर्णन। तीसरा क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। अब देखिए पृथ्वी का घूर्णन कैसे है? गति करती हुई चीजें जो हैं, आप बस में बैठे हैं, है ना, बस में बैठे होंगे, गाड़ी में बैठे हैं, आप जब देखेंगे कि जब बस चलती है तो उसके साथ हम भी गति करते हैं ना। जब बस अचानक से रुकती है, अचानक से जब रुकती है तो आप पीछे जाते हैं या आगे जाते हैं? स्वाभाविक सी बात, आप आगे जाते हैं क्योंकि आप भी गति कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से कि पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। और जब ये पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इस प्रकार से घूर्णन कर रही है, तो जल भी उसके साथ गति कर रहा है, और वो किसकी तरफ? बाहर की तरफ क्या बल लगाता है? किस तरफ लगाता है? वो बल बाहर की तरफ बल लगाता है, ठीक है ना। जल क्या करता है? बाहर की तरफ। आपने वो बचपन में डमरू चलाया होगा, है ना, डमरू जानते हो क्या आप? मैं दिखाऊं आपको, बचपन में खेले हैं हम तो, ठीक है। और आप
भी खेले होंगे। इस प्रकार का एक खिलौना आता था जिसको हम डमरू बोलते थे, ठीक है। और कबाड़िए से या बर्तन वाले से वो आते हैं, वो देते थे बाल के बदले में हमें, हम उनसे खिलौने खरीदते थे। तो उसके दो तरफ में से रस्सी बांधी होती थी और रस्सी के ऊपर ऐसे मन के बांधे होते थे, ठीक है। ऐसे आप समझिएगा, मैं आपको इसका बताता हूँ। जब इसको बीच में से यहां से पकड़कर, ठीक है, पकड़ के जब ऐसे हिलाते थे तब ये रस्सियां क्या करती थी, बाहर जाती थी। किसकी तरफ? बाहर जाती थी, इधर आके चोट करती थी एक उस तरफ। कहने का मतलब ये बाहर की तरफ बल लगाती थी। ऐसे तो इसको खाली छोड़ देते, नीचे लमक जाती, कोई गति नहीं, नीचे आ जाती थी। लेकिन जैसे हम उसको ऐसे घुमाते थे तो वो कहां पर? बाहर की तरफ बल लगाते थे। एक और इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, अच्छा उदाहरण होगा, ठीक है। आपने रस्सी घुमाई होगी बचपन में, है ना, अभी भी घुमा के देख लीजिएगा। तो वो रस्सी क्या करती है? बाहर की तरफ बल लगाती है, बाहर की तरफ। और जैसे आप उसको छोड़ते तो वो क्या अंदर आती है? क्या आपकी तरफ? नहीं आती, बाहर की तरफ जाती है। तीसरा उदाहरण देखिए आपको, वॉशिंग मशीन अब तो नॉर्मल हर घर में लगभग है, ठीक है। तो कपड़े आप ड्राई करते हैं, उसके अंदर छोड़ते हैं आप, तो उसके अंदर आपने गौर से अंदर देखा होगा झांक के, है ना, मोटर होती है और वो क्या करती है? केवल गोल घूमती है। क्या करती है? वो केवल गोल घूमती है। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि वो पानी खींचने वाली कोई चीज होती है, नहीं, वो केवल गोल घूमती है। और जब वो गोल घूमती है तो वो वहां पर बल कहाँ लगता है? विपरीत बल लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है। और जब बाहर की तरफ बल लगता है तो जल कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो जब ड्राइल वो घूमता है बाहर की तरफ बल लगाते हुए, तो वो क्या है? जल को भी बाहर निकाल देता है, जिससे क्या कपड़े क्या है? ड्राई हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ड्राई करने की बात नहीं है, हमें यहाँ पे बस एक ही बात समझनी है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी कैसे काम करता है। तो अब ये जब पृथ्वी घूमेगी, घूर्णन करेगी, तो जल भी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, जिससे क्या आ जाते हैं? टाइड एंड इब आ जाते हैं। कहने का मतलब ज्वार भाटी के अंदर जो तीसरा कारण है वो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, इसका तीसरा रीजन है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, युति व्युति ये सभी चीजें आप नोट कर लें, है ना, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको सूर्य के बारे में भी बताया था। चलिए अब जो थोड़ी सी एक आधी चीज है वो, और हाँ सॉरी, एक और चीज है। आपने एक बात नोट की है क्या कभी भी, है ना, एक बात नोट की आपने, चंद्रमा गौर से देखा ही होगा, है ना, देखा ही होगा, मुझे यकीन है। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक धब्बा दिखाई देता है। चलिए अपने बना के देखते हैं थोड़ा सा, है ना। देखिए ये चंद्रमा है ना, इसके ऊपर आपको ऐसे धब्बे से दिखाई देंगे, है ना। इसको हम तो क्या कहते थे कि ये शिव भगवान बैठे हैं, तांडव कर रहे हैं शिव भगवान। कोई कहता था कि महिला है वो रिड़क रही है। तो ये तो एक भ्रांतियां थी, है ना, एक कहानी थी। बचपन में अच्छी यही बातें लगती थी। अगर बचपन में ये बता देते कि नहीं बेटा वहां पे तो ऐसे ऐसे बात है, तो हमें अच्छी भी नहीं लगती, है ना, और रुचि भी नहीं रहती। तो आपने देखा होगा हमें हमेशा ये हिस्सा दिखाई देता है ना। क्या हमें इसके अलावा कुछ और हिस्सा दिखाई दिया है? कभी गौर किया आपने? हमें एक तरफ ये हिस्सा ही दिखाई देता रहता है। कहने का मतलब हमें ये पता नहीं चला आज तक इसके दूसरी तरफ क्या, नहीं पता चला ना। यहां से देख रहे हैं पर कह रहा हूं, देखने पर कह रहा हूं, वैसे नहीं। अभी तो हम चंद्रमा पर जा चुके हैं, वैसे तो काफी चीजें अपने को चंद्रमा के बारे में पता चल चुकी है। कहने का मतलब हमें हमेशा चंद्रमा का 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, बाकी हिस्सा में दिखाई नहीं देता। कहां से? पृथ्वी से। तो यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो हमारा आंसर होगा 59% हिस्सा हमें दिखाई देता है। अब देखिए आप कहोगे सर ऐसा कैसे, ये भी घूर्णन करता है, ये भी घूर्णन करता है। लेकिन देखिए बात इसके अंदर ये काम करेगी कि जो चंद्रमा है वो धीमी गति से घूर्णन करता है। देखो चंद्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में अपना क्या करता है? घूर्णन करता है। और इतने समय में ही लगभग इसी समय, ये देखिए आंकड़े लगभग में होते हैं, ये आंकड़े लगभग में होते हैं, 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। तो 27 दिन और 8 घंटे, ठीक है,
में क्या करता है, घूर्णन करता है, और इतने ही काल में ये क्या करता है, परिक्रमण भी करता है ना। और दूसरी बात, अब ये क्या कर रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है ना, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब देखिए आप इस चीज को समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ये भी घूर्णन तो कर रहा है, लेकिन ये धीमी गति से कर रहा है। ये चंद्रमा है, मैं पृथ्वी हूं, ये धीमी गति से घूर्णन कर रहा है, बिल्कुल धीमी गति से, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का अब देखिए ऐसे ये भी घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है, अब ये भी घूम रहा है और पृथ्वी घूम रही है। देखिए हम दोनों घूम रहे हैं, क्या हमारा दोनों का चेहरा बदलेगा एक दूसरे से? क्या हमारी पीठ जाएगी क्या ऐसे? कभी नहीं जा सकती, क्योंकि ये धीमी गति से चल रहा है ना, ये तेज गति से हो सकता है ना। यही कंडीशन है कि एक दूसरे का ये चक्कर लगा रहे हैं और ये धीमी गति से कर रहा है, इनका परिक्रमण और घूर्णन दोनों एक जैसा। इसीलिए क्या है, हमें लगभग 59% हिस्सा ही दिखाई देता है। इसके अलावा जो हिस्सा है ओझल रहता है। आपने देखा होगा कि भारत का जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2 है ना, अभी भेजा था और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से विफल भी हो गया वो, है ना। उसका रोवर है वो उसके ऊपर चंद्रमा पर गिर गया, मिल भी गया था, लेकिन चलिए हमने चंद्रमा के पास तक तो गए, है ना, चंद्रयान 2। लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने चंद्रमा को कहाँ उतारना था, रोवर को। देखिए एक चंद्रमा का ऐसा हिस्सा है जहां पर कभी भी रोशनी नहीं जाती। क्या है, जहां पर कभी भी रोशनी नहीं जाती, वो कौन सा है, दक्षिण। जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं जाती। तो हमारे वैज्ञानिक ये सोच रहे थे कि आज तक किसी भी, देखिए किसी का भी जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतरा। तो भारत का लक्ष्य ये था कि हम, इसरो है, इसरो हमारी एजेंसी है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या सोचा कि हम इसके दक्षिणी ध्रुव पर क्या उतारेंगे, हमारे यान को उतारेंगे, रोवर को उतारेंगे, यानी कि लैंडर को उतारेंगे, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बात मुझे बताएंगे कि हमने जो चंद्रयान 2 भेजा था उसके अंदर लैंडर का नाम, देखिए जो लैंडर था उसका अलग से नाम बताना है, ठीक है, और रोवर है उसका अलग से नाम बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर मैं आपको अगली क्लास में जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। ये देखते हैं कि आपको पता है, ये जानकारियां रखनी जरूरी होती हैं, लैंडर का नाम और रोवर का नाम। देखिए तो ये क्या हुआ था, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे साइंटिस्टों के नाम पर है, आपको आराम से पता चल जाएगा, है ना, हिंट दे दी मैंने आपको। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था। तो क्या हुआ, जैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर गया ना, तो हमारा कनेक्शन इससे टूट गया। कनेक्शन टूटने के बाद क्या हुआ कि ये हमसे ओझल हो गया और हमें मिला नहीं। तो ये इसीलिए क्या हो गया था, विफल हो गया था। और एक और बात, जो चंद्रमा की सतह है ना, जो चंद्रमा की सतह है वो उबड़ खाबड़ है, वो उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे लैंडिंग करना भी आसान नहीं है। हाँ, एक चंद्रमा का हिस्सा है जहां पर उबड़ खाबड़ हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, उससे मारिया का मैदान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जहां पर उबड़ खाबड़ हिस्सा नहीं है, मैदान है, उसको मारिया का मैदान बोलते हैं, साफ मैदान है, ठीक है ना। तो वहां पर ज्यादातर लैंडिंग की जाती है, नासा है, सभी लगभग वहां पे लैंडिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे आसान, उतरना आसान है। अब देखिए यदि कोई आकाश से हमारे हिमालय पर लैंडिंग करना चाहे, हो सकती है क्या, आसान नहीं है। हो सकती है, ये संभव है, लेकिन आसान नहीं होगा। आसान कहाँ होगा, मैदानी भाग में, खुले हिस्से में, फ्लाइट वगैरह कहाँ करती है। तो कहने का मतलब ज्यादातर हमारे जो मारिया का मैदान है वहां पर लैंडिंग की जाती थी। लेकिन भारत ने ये चैलेंज लिया, है ना, भारत तो चैलेंज लेता ही रहता है। एक और बात देखिए, हम यूरोपीय जो संस्कृति उसको ज्यादा उच्च मानने लगे, उसकी तकनीक को ज्यादा उच्च मानने लगे। लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉमी थे, उन्होंने जो यूरोपियन खोज है उससे भी हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था। क्या बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और लेकिन यूरोपियन है उन्होंने तो हजारों वर्ष बाद में बताया कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। कहने का मतलब हमारे साइंटिस्ट ज्यादा हावी रहे हैं हमेशा से, इसीलिए तो हम विश्व गुरु कहलाते हैं। तो ये बातें कुछ थी, ठीक है।
तो हाँ, एक और बात, चलिए देखिए फिर क्या है, आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, फिर आगे वाली जो क्लासें हैं वो अलग टॉपिक पे चलेगी, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा आज के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले मानव ने कदम कब रखा, ठीक है ना। तो ये तो लगभग सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल ही। तो अब वो ये पूछते हैं कि किस मिशन के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है जो अपोलो मिशन था ना, अपोलो 11 कौन सा मिशन था, किसका था, नासा का। नासा कहाँ की है, अमेरिका की, यूएसए की, ठीक है। अब देखिए अपोलो मिशन, अपोलो 11 के द्वारा, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था, चंद्रमा की सतह पर मानव ने पहली बार क्या रखा था, कदम रखा था। पहली बार कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जहां पर पहली बार कदम रखा था उसको क्या बोलते हैं, वो स्थान क्या है, उसको हिंदी में तो क्या बोलेंगे, शांति का सागर। जहां पर इन्होंने कदम रखा था, शांति का सागर, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, शांति का सागर, जहां पे इन्होंने पहली बार कदम रखा था। एक और बात है, देखिए बड़ी, चलिए उनका नाम तो आता है, लेकिन आपको क्या पता होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो अकेले थोड़े ना थे, वो अकेले थोड़े ना थे, उनके अलावा दो और व्यक्ति थे, लेकिन उनका नाम नहीं आता है। कहने का मतलब जो पहला आगे होता है ना, उसका नाम हमेशा ज्यादा आता है। तो दो और भी थे, कौन कौन थे वो आप बताएंगे। एक तो था एडविन एंडरलिन, ठीक है, और एक माइकल कॉलिंस, ठीक है। 3 और व्यक्ति थे। तो ये व्यक्ति गए थे पहली बार कब, 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी अपोलो 11 की, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने कदम रखा। कहने का मतलब तीनों में से पहले इन्होंने कदम रखा, फिर एडविन एंडरलिन ने, फिर माइकल कॉलिंस ने। इनका पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, सामान्यतः इनका नहीं पूछा जाता, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पूछा जाता है, ठीक है। अब तो ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसलिए कहाँ पूछते हैं, कौन सा मिशन था, वो आता है अपोलो 11। किसका मिशन था, नासा का मिशन था। तो ये कुछ बातें थी चंद्रमा से संबंधित, और कुछ आंकड़े थे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, और कमेंट और लाइक करते जाएं, जिसके हम भूखे हैं। तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, धन्यवाद। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जाते जाते सूचना मैं दे दूं कि अपने जो आगे हैं वो तो महत्वपूर्ण होंगे ही, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे, बड़ा ही मजा आएगा उन टॉपिकों को करते समय, ठीक है। आपको भी मजा आएगा और आपको भी लगेगा, हाँ हो सकता है कि हमारे पास तकनीक इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, तकनीक दोस्तों कम है, लेकिन जो यहाँ पर हम करवा रहे हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर है। आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चीज दी जाए, ठीक है, आप अच्छे से अध्ययन कर पाएं, अच्छे से चीजें समझ पाएं, कोशिश यही रहती है। और दूसरी सूचना है वो ये है कि यदि आप कोई स्पेशली जो गांव खाराखेड़ा है जहाँ पर ये क्लासें चलती हैं, उन बच्चों के लिए एक सूचना ये है कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर आरएसआईएस लेवल से संबंधित जो भी बुकें आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन ये होगी कि आपको पूर्ण शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपके पास यदि ज्यादा रुपए नहीं है तो भी आप क्या है पढ़ सकते हो, लेकिन देखिए एक शर्त जरूर रहेगी, सिक्योरिटी फीस है वो जरूर जमा करवाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि हम पुस्तकें सीधी देते हैं तो हो सकता है थोड़ा हमें नुकसान हो सकता है। तो उनकी पुस्तकों की सिक्योरिटी के लिए आपसे फीस रखेंगे, हम हमारे पास जमा रखेंगे, और जैसे आप वो पुस्तकें पढ़ने के बाद जमा करवाने के लिए आते हैं तो वो आपको जो आपकी सिक्योरिटी फीस थी वो आपको वापस मिल जाएगी। और लेकिन एक बात जरूर आप ध्यान रखें, इस जो हम आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें देंगे उनका शुल्क रखा जाएगा, वो भी नाम मात्र का शुल्क होगा। देखिए शुल्क हम इसलिए रख रहे हैं
क्योंकि आप यदि पुस्तक लेके चले जाते हैं तो वो खाली ना पड़ी रहे, है ना। ज्यादातर होता क्या है कि हमारी जो पुस्तकें होती हैं वो खाली पड़ी रहती हैं, हम छोड़ देते हैं एक साइड में, है ना। तो जब आपका शुल्क लगेगा, आपको पता होगा कि महीने का इसका इतना शुल्क लग रहा है, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ेंगे, आप जिम्मेदारी से उनको पढ़ेंगे, है ना। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें आपको, क्योंकि देखिए पुस्तकें कभी कभार क्या होती है, मंगवानी पड़ती हैं, हमें मिलती नहीं है ना। तो ये आपकी जो समस्या वो खत्म कर दी है हमने। तो आप पढ़ सकते हैं NCERT या IAS लेवल की या और भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनसे संबंधित भी अपने पास पुस्तकें हैं, तो आप हमसे आके ले सकते हैं। बाकी प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।